हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज जोन में। तो हम लोग अपने प्रेजेंट सीरीज के 14 पार्ट पर आ चुके हैं, जिसमें कि हम डेली वर्कशीट अटेंड कर रहे थे 10 मार्क्स का। लेकिन जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का ये वर्कशीट 15 मार्क्स का है, और बल्कि आज नहीं, आने वाले जो भी वर्कशीट अब होंगे वो 15 नंबर के होंगे। और ये इसीलिए सिर्फ किया गया है सो दैट कि और भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने टॉपिक को रिवाइज करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए, सबसे पहला वर्कशीट रोज की तरह अकाउंटेंसी का, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं नाउ इट इज फॉर 15 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 30 की जगह 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन। अब देखिए, जवाब तो मैं आपको अभी दे देता हूं। इसका जवाब है आपका ओल्ड रेशियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन भी जानना चाहिए। तो ये देखिए, कुछ छोटा सा नोट मैंने आपको बनाकर दिया है। इन एनी केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये एक जनरल रूल है। जितने भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के केसेस होते हैं, यानी चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर केस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उनको ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। यहां पे कोई रूल किसी और केस में नहीं हो सकता, यानी कि ओल्ड रेशियो एक डिफॉल्ट रूल है डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो इसलिए आपका ऑप्शन था ओल्ड रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹80,000 एंड ₹1,40,000 respectively. They admitted Z as a partner who contributed ₹1,20,000 as his capital for 1/5 share. तो सिंपल सा है, दो पार्टनर्स के कैपिटल्स बताए गए हैं, नया पार्टनर Z आया है और उसने कितना कैपिटल दिया है और उसका शेयर क्या है वो बता दिया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स। ध्यान रखना है आपको, आपको गुडविल नहीं पूछा है फर्म का कितना होगा, आपको ये पूछना है कि एक्स के अकाउंट में प्रीमियम का कितना रुपया क्रेडिट होगा। तो एक्स के अकाउंट में प्रीमियम का उतना ही रुपया क्रेडिट होगा जो कि गुडविल ऑफ द फर्म में से नया पार्टनर लाएगा, और उसमें भी उसके सेक्रीफाइस रेशियो का। तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। सबसे पहले आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है इस समय टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, यानी आपका ये क्वेश्चन हिडन गुडविल पर बेस्ड है। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला है नए पार्टनर का जो कैपिटल है यानी 1,20,000 इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल यानी 5/1, और कंबाइंड कैपिटल का मतलब है कैपिटल का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। तो इस तरह से टोटल आ गया 6 लाख और यहां से आ गया 340, डिफरेंस है 2,60,000। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं जेड का शेयर क्या था गुडविल का। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल जो कि था 2,60,000 का 1/5 यानी 52,000। तो 52,000 आमतौर पर आंसर तो होता है, क्योंकि जब पूछा जाता है जेड को कितना लाना था, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि इस केस में पार्टनर एक्स को कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे आप। तो देखिए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। आपको ये डिफॉल्ट रूल पता ही होना चाहिए कि सेक्रीफाइस रेशियो में ही हमेशा बढ़ता है प्रीमियम का अमाउंट, और सेक्रीफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में है ओल्ड रेशियो। याद रखिएगा, ये रूल हमेशा का नहीं है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो नहीं है और कोई सेक्रीफाइस का डेटा भी नहीं है। तो ओल्ड रेशियो विल बिकम सेक्रीफाइस, और यहाँ ओल्ड भी नहीं था तो जिसको हम इक्वल मानते हैं, और इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल बनेगा। नाउ अगर सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल था तो चाहे वो एक्स हो चाहे वाई, दोनों का ही शेयर सेम ही मिलेगा। तो एक्स का फिलहाल मांगा था, एक्स का शेयर हो जाएगा 52,000 में 1/2 एज पर द रेशियो, यानी 26,000। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी 26,000। ठीक है, और इसी में कंफ्यूजन कई लोगों को हो सकता था कि आंसर में क्या लाना है क्या नहीं, इसलिए मैंने 3-4 ऑप्शन ऐसे ही मिलते जुलते बनाए थे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। खैर, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, creditors are ₹70,000, partners capital is ₹1,20,000, कैश बैलेंस ₹10,000। मतलब डिसोल्यूशन के समय में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज का डेटा आपको दिया गया है। कैश बैलेंस कितना था वो बता दिया, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस क्या है वो बता दिया है, और क्रेडिटर्स कितने के थे वो बता दिए गए। और कह रहे हैं कि एसेट्स को रियलाइज किया गया 1.5 लाख रुपए में, 1,50,000 में। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको बस पता लगाना है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है।
तो देखिए सीधी सी बात, आपको मैं बिना कुछ सॉल्व किए अभी एक जनरल आइडिया देता हूं। क्रेडिटर्स को पे करने के बारे में कोई वैल्यू नहीं बताया गया, तो आप जानते हैं कि क्रेडिटर्स यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के बारे में कुछ ना बताया जाए तो बाय डिफॉल्ट वो फुल अमाउंट से पेड होता है। तो अगर क्रेडिटर्स को हम फुल अमाउंट से पे करेंगे तो ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बनेगा। पार्टनर्स का कैपिटल तो रिलेशन में आता ही नहीं, कैश बैलेंस भी रिलेशन में नहीं आता। तो बस एसेट्स को बेचकर जितना मिला है उससे हमें पता लगाना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस। नाउ एसेट्स को बेचकर मिला तो है 150, लेकिन वो एसेट्स थे कितने के। अब जैसे ही हम ये पता लगा लेंगे एसेट्स कितने के थे तो हमारा आंसर तुरंत आ चुका होगा, प्रॉफिट है कि लॉस। लेकिन अब यही पता लगाना ही मेन इस क्वेश्चन में रह जाता है कि एसेट्स की वैल्यू क्या थी। तो इसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए यहां पे हमको करना छोटा सा है, एक बैलेंस शीट बना लेना है। अब उसको बनाएं या ना बनाएं ये आपकी मर्जी पर है। बेसिक सिंपल सी बात है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। देखिए लायबिलिटीज की वैल्यू थी 70,000, कैपिटल्स दिया था 1,20,000, तो अगर आप उससे जोड़ते हैं तो कितना आता है 1,90,000, यानी एसेट्स हो गया 1,90,000, लेकिन उस 190 में तो कैश भी इंक्लूड हो गया 10,000 रुपया, तो उसको हटाएंगे तब आपका बचा हुआ एसेट्स निकलेगा 1,80,000। ठीक है, ये तो गया फॉर्मूला। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिंपल सा तरीका है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आता है, कैपिटल लायबिलिटीज में आता है, कैश एसेट्स में आता है। इन तीनों को लिखने के बाद जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज योर अमाउंट ऑफ एसेट्स, चाहे वो एक शॉर्ट टर्म एसेट्स हो चाहे लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स है हमारे पास 1,80,000 और इसी एसेट्स को बोल रहे हैं कि 1,50,000 में बेच दिया गया। तो 1,80,000 को अगर आप बेचेंगे 150 में, दैट मीन्स आपको होने वाला है लॉस। सो देर इज नो गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। सन्ड्री एसेट जो 1,80,000 के थे उसको रियलाइज किया गया ओनली एट ₹150, यानी 30,000 का लॉस इससे बन रहा है रिलाइजेशन का, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको रिलेशन अकाउंट बनाकर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था, शॉर्टकट ट्रिक्स जानने थे जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका आंसर है बी ऑप्शन, लॉस ₹30,000। चलिए अगला क्वेश्चन है एक असर्शन रीजन बेस्ड। पहला स्टेटमेंट असर्शन का, अ कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। एक स्टेटमेंट मिला, कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती है जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता है। और रीजन में लिखा है कि एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। जितना भी आपने इशू किया था उसका 90%, फॉर एग्जांपल 1,00,000 शेयर्स आपने इशू किए, 90,000 शेयर्स या उसके अकॉर्डिंग जो मनी बनती है वो कम से कम कंपनी को मिल जाना चाहिए, तभी कंपनी आगे प्रोसीडिंग कर सकती है अलॉटमेंट के लिए। ये है दोनों स्टेटमेंट। अब ऑप्शन आप जानते ही हैं कि असर्शन रीजन में क्या होते हैं, कि दोनों सही है कि गलत है, या फिर एक सही एक गलत है, और क्या प्रॉपर रीजन है कि नहीं है। तो जैसा हमने पढ़ा, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ट्रू है। और सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, ये भी सही है। बताना चाहूंगा आपको, कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब वहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिस्क्राइब किया ही नहीं गया है कि कितना परसेंट है, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखना है। तो इसका मतलब पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। अगर दोनों ही ट्रू है तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो बी, क्योंकि इसमें लिखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, देख सकते हो आप। लेकिन फिर भी आगे लिखा है पहले वाले में कि आर इज द करेक्ट रीजन, और दूसरे में लिखा आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। और यहाँ पे जबकि आर जो लिखा है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है, इसका मतलब कि वो करेक्ट रीजन है। यानी आपका करेक्ट जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं एक और स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरी पर ही क्वेश्चन लेते हैं, और ये है इस बार डिवेंचर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चार स्टेटमेंट आपके सामने है, एक फॉल्स है, कौन सा है वही आपको पहचानना है। पहला है एट मेच्योरिटी डिवेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी। तो डिवेंचर एक लोन होता है, इसका मतलब बिल्कुल सही बोला है कि जब टाइम पूरा होता है तो डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिल जाता है, तो यानी ये तो सही है। डिवेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बिल्कुल यही आंसर है हमारा, क्योंकि डिवेंचर्स को फॉरफिट करने के बाद कह रहे हैं कि डिवेंचर्स को आप फॉरफिट कर सकते हैं अगर उसका एरियर्स हो जाता है अलॉटमेंट या कॉल्स पर, तो ये तो गलत बात है। आप किसी से लोन भी लेंगे और उसको फॉरफिट भी कर देंगे डिफॉल्ट होने पर, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है फॉल्स स्टेटमेंट, जवाब तो यहीं पर आ चुका है। फिर भी देख लीजिए बाकी स्टेटमेंट क्या लिखा है। डिवेंचर्स आर शोन अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यस लायबिलिटी साइड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंतर्गत ये आता है। और लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक ऐसा पेमेंट होता है जो कंपलसरी टू पे होता है, देयर इज नो
चॉइस की कंपनी पे करेगी आज या उसको बाद में पे करेगी, इसी साल पे करना पड़ेगा जब उसको ड्यू किया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज सोन अंडर विच एक्टिविटी। तो अगर आपने डिवेंचर्स को इश्यू किया, लेकिन ध्यान से देखिए उसमें क्या लिखा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब इश्यू करने के बदले आपको पैसा नहीं मिल रहा है, अदर देन कैश मतलब वेंडर्स को आप दे रहे हैं, ये इसके इनडायरेक्ट मीनिंग छिपी हुई है इसमें। डिवेंचर्स को इश्यू करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, नो डाउट, लेकिन अगर किसी भी एक्टिविटी में आप जाते हैं, चाहे ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग, उसमें सबसे जरूरी बात है कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो तो होना जरूरी है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें तो लिखा है डिवेंचर्स को इश्यू करें कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा, यानी कैश नहीं देना था तो बदले में अपने डिवेंचर्स दे दिया है, यानी यहां तो कैश ना आया होगा ना ही गया होगा, इसलिए ये कोई भी एक्टिविटी बन ही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए क्योंकि कैश का फ्लो नहीं है। याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में तभी कोई आंसर किसी एक्टिविटी का पार्ट बन सकता है जब तक उसमें कैश का फ्लो होगा, नहीं होगा तो वो उसका पार्ट नहीं बन सकता। यानी ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है और ऑपरेटिंग तो है ही नहीं, और इसका जवाब बन जाता है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लो ऑफ कैश नहीं था। होप सो सबको क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन अब आ जाते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे 3:1 के रेशियो में। Their capital balances as on 1st April 2022 were amounting to rupees 1,80,000, 1,50,000 and rupees 1,50,000 respectively. At the end of the year, जो कि था ये डेट, it was found that interest on capital was credited to them at the rate 8% per annum instead of 5%. तो एरर ये रहा आपके सामने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 8% के रेट से दिया गया था जबकि एक्चुअली था वो 5%। अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों ही परसेंट सॉल्व करते हैं, 8 भी और देन 5 भी। लेकिन ये करने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, गलत तो नहीं कह सकते लेकिन टाइम ही वेस्ट करोगे आप। तो आइए देखते हैं शॉर्टकट में आप इसको कैसे करते हैं और जिससे आपको 3 मार्क्स के हिसाब से काम करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो क्लियर है सबको कि एडजस्टमेंट टेबल बनाना ही है हमको, इसमें पार्टनर ए का कॉलम, पार्टनर बी का कॉलम, सी का कॉलम और एक टोटल का कॉलम। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना 8 लेंगे ना ही 5। देखिए अब कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ये है फर्म और ये है वो तीनों पार्टनर्स। फर्म ने इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, कितना परसेंट दे दिया था? 8%, है ना। जबकि बाद में पता चलता है कि नहीं भाई 8 तो नहीं था, 5 था असली में, तो आपको 5 देना था, आप 8 लेकिन दे चुके हैं। तो अब इस गलती को सुधारने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका क्या दिखता है? तो ऑब्वियस सी बात है, 5 से ज्यादा आपने 8 दे दिया है तो आप 3% इनसे वापस ले लीजिए। तो बस इसीलिए हम इस क्वेश्चन में ना 8 निकालेंगे ना ही 5, हम सीधे सीधे सिर्फ 3% का इंटरेस्ट निकालेंगे और वही यहां पर लेकर बेस बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3% जो कि डेबिट होगा, और रेस्पेक्टिव कैपिटल्स का 3% जो वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए मैंने यहां आएगा, और ये रहा टोटल उसका। नेक्स्ट, अब और कोई एरर नहीं था तो फाइनली 3% का वो जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर से लिया है फर्म ने, तो फर्म के पास कुछ प्रॉफिट का एस्पेक्ट बन रहा है, इसलिए हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखकर बांटेंगे जो कि क्रेडिट होता है, और प्रॉफिट शेयर उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे इंटरेस्ट उनसे वापस लिया गया 14,400 और रेशियो था 3:1, उसमें बांट देंगे तो ये 3 वैल्यूज हमारे सामने है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटल घटेगा उनका जब हम उनसे 3% का इंटरेस्ट वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट आपने दोनों चीजों को लिख दिया है। नाउ नेट इफेक्ट आपका है यानी डिफरेंस, क्योंकि एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो ये तीनों डिफरेंसेस हो गए। और देन बड़ी वैल्यू जैसे कि 7200 तो इसका मतलब हो गया क्रेडिट, बड़ी वैल्यू जैसे कि ये, इसका मतलब फिर से हो गया क्रेडिट, बड़ी वैल्यू मतलब कि 4500 और इसका मतलब है डेबिट। तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट आपके सामने है अब, और इसी को यूज करके आप एंट्री बना लेंगे जिसमें सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जिसमें सी का कैपिटल था 2100 और बाकी का कैपिटल था 1800 एंड 300। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और 3 मार्क्स का बाइफर्केशन आपके सामने है। 1 मार्क अगर आपने ये इंटरेस्ट सही निकालकर यहां तक आपने आपको पहुंचा दिया, कुल मिलाकर अगर आपने इस वैल्यू तक खुद को पहुंचाया तो 1 मार्क्स, देन 1 मार्क उस प्रॉफिट को यानी इस वैल्यू को सही तरीके से बांटने पर, और आखिरी का 1 मार्क इस करेक्ट एंट्री और करेक्ट वैल्यू के लिए, यानी अगर आपकी एंट्री तो सही है वैल्यू लेकिन गलत है तो आधे नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको गुडविल निकालना है 2 बेसिस के साथ, पहला है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए चाहे आपको एवरेज प्रॉफिट के मेथड से गुडविल निकालना हो या सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इन सभी हालत में आपको एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना ही होगा, आपको सुपर प्रॉफिट भी निकालना ही होगा। तो देखिए मेथड दोनों
को एक एक करके लगाने से अच्छा है कि पहले हम वही दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। खैर अदर इन्फॉर्मेशन देख लीजिए पहले क्या है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस वाज ₹8 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस इज 15%, एंड प्रॉफिट जो 3 साल के दिए गए थे वो 1 2 3 ये रहे। तो बस सारे बेसिक डेटा अवेलेबल है, बिल्कुल ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, बेसिस के लिए है, मतलब गुडविल वैल्यूएशन के बेस को सिखाने के लिए है, और कोई बात नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, तीनों प्रॉफिट्स को जोड़ा, डिवाइड बाय 3 जैसा करते हैं, और ये आ गया है 1,80,000 पहला चीज। तो आपका आंसर तो नहीं है अभी, लेकिन एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। अगर ये आप सही निकाल चुके हैं तो आधे नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड था 8 लाख रुपीज और रेट था 15%। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 1,20,000 एज नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये भी सही निकल गया तो हाफ मार्क्स यहाँ भी आप दे सकते हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अब आपके पास एवरेज भी है, नॉर्मल भी है, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें एवरेज था 180 और नॉर्मल था 120, तो 60,000 आएगा सुपर प्रॉफिट, यानी ये भी सही निकल गया तो हाफ मार्क्स यहाँ दे दीजिए। बस सारे बेसिक कैलकुलेशन हो चुके हैं। अब आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है बस, और सॉल्व कर देना है। तो देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आप मिला लीजिए फटाफट। तो गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जिसमें परचेज ईयर क्वेश्चन में खुद दिया जाता है वो है 2, और एवरेज प्रॉफिट था 1,80,000, तो आपका आंसर है 3,60,000, और बहुत सिंपल सा था इसलिए हाफ मार्क्स इसके लिए। नाउ दूसरा मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट जिसको कैपिटलाइज करना है वो इनटू रेट का रेसिप्रोकल 100 बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 60,000, और 100 बाय रेट यानी 100 बाय 15, सॉल्व करने पर आएगा 4 लाख। तो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ गुडविल, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। इस तरीके से आपके टोटल बाइफर्केशन हो जाते हैं क्वेश्चन में 3 मार्क्स के। नाउ आ चुके हैं अपने हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डिवेंचर्स के चैप्टर से है। महेश लिमिटेड ने इशू किया 40,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रीपेबल एट पार आफ्टर 4 इयर्स। तो इशू कैसे किया है? डिस्काउंट पर। पेमेंट कैसे करना है? पार पर, लेकिन 4 साल के बाद। इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स वर पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च ईच ईयर, और इन पर जो इंटरेस्ट पे होता है वो हर साल पे होता है 31 मार्च को ही। पास करनी है आपको नेसेसरी एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिवेंचर्स फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। तो इंटरेस्ट की आपको एंट्रीज दिखानी है पहले साल की सिर्फ और सिर्फ। कुल मिलाकर के अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में शुरुआत तो इशू से किया है, लेकिन एंट्रीज इशू की बिल्कुल नहीं मांगी गई है, सिर्फ और सिर्फ मांगी गई है एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का पहला बेसिक रूल आपको याद दिला देना चाहूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज इक्वल टू 12% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 40,000 डिवेंचर्स थे 100 ईच, तो आ जाएगा आपका 40 लाख। 40 लाख का 12% आप निकालेंगे तो आएगा 4,80,000। तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है 4,80,000। नाउ साल में आपको इंटरेस्ट एक ही बार पे करना है, तो यही अमाउंट रहेगी, बस एंट्रीज को देखनी है। तो इंटरेस्ट की पहली एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स 4,80,000। सेकंड एंट्री बनती है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी 4,80,000। और फाइनली साल में आखिर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, मतलब डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लिखकर, वो भी 4,80,000। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री बनाई जाती है। और इस 3 नंबर का बाइफर्केशन बहुत सिंपल रख लीजिए, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट एंट्री विद करेक्ट अमाउंट। तो इस तरीके से आपका यहां पर अकाउंटेंसी का वर्कशीट पूरा होता है। अब आइए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि आज हमने अकाउंटेंसी के वर्कशीट में क्या क्या चैप्टर को टच किया या टॉपिक को टच किया। हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को रिवाइज किया है, उसके पिछले क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूएशन के 2 मेथड्स को, उसके पिछले क्वेश्चन में फंडामेंटल्स के पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को, फिर एमसीक्यू में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू में हमने डिवेंचर्स की थ्योरी को टच किया, और फिर एमसीक्यू में सर्टेन रीजन वाले क्वेश्चन में हमने शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक टच किया। फिर एक और एमसीक्यू में हमने रियलाइजेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन देखा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाला। फिर एक और एमसीक्यू में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का एक बेसिक क्वेश्चन देखा हिडन गुडविल से बेस्ड। और लास्ट ऑफ ऑल चेंज इन पीएसआर के टॉपिक का एक और थ्योरी समझा हमने पहले क्वेश्चन में। तो ये था अकाउंटेंसी का पूरा आज का वर्कशीट। अब आ जाते हैं बिजनेस स्टडीज के आज के वर्कशीट के बारे में। और जैसा मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में, आप लोगों को 15 मार्क्स का आज का वीडियो होगा, थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन सब आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अपना तैयारी करने में इसकी पूरी की पूरी हेल्प ले सकें आप।
ठीक है। तो देखिए बिजनेस स्टडी से मैंने टाइम नहीं बदला, 30 मिनट्स रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का 15 मार्क्स का मैंने पैटर्न फॉलो किया है इसमें, उसमें मैंने एमसीक्यूज को थोड़े बढ़ा दिए हैं, तो जिससे कि आपको टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टाइम सफिशियंट है, बाकी आप खुद एक बार जज कर लेंगे इसको। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज। अब कोऑर्डिनेशन को लेकर एक क्वेश्चन है और बेसिकली मीनिंग को ही लेकर के है। ऑप्शंस है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन कुछ और नहीं है, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये लिखा भी जाता है और इसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं कि कमेंट करिए कि हाउ कैन यू से दैट कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फिलहाल जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय रोहन। यहाँ रोहन के बारे में कुछ बताया गया है, रोहन ने कुछ एक्ट किया होगा या किसी चीज को में उसने प्रिंसिपल का यूज किया होगा, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल वो आपको पहचानना है। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, फिर उसके बाद में आएंगे, पहले हम केस पढ़ लेते हैं। तो राम इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल्स। He planned to use logical approach and take every decision with fact and figure, with proper reasoning rather than relying on hit or miss method। यानी हिट और ट्रायल मेथड जो होता है उस पर रिलाय ना करते, उस पर भरोसा ना करते हुए वो ये चाहता है कि यूज करना है उसे लॉजिकल अप्रोच, और हर एक डिसीजन में फैक्ट एंड फिगर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ऐसे केस में जिस प्रिंसिपल को उसने यूज किया है या फिर इंप्लीमेंट किया है वो है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। और जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, तो एक टेक्निक है ना। तो खैर आपका जवाब था ऑप्शन नंबर ए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और यहां भी केस सा ही दिख रहा है, तो सीधे पढ़ते रिक्वायरमेंट क्या है। विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड हियर। एक इंपॉर्टेंस बताया गया है बिजनेस एनवायरमेंट का, वो आपको जानना है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर्स बॉटल इन इंडिया, बिस्लेरी, सभी ने पानी जरूर इसका देखा होगा, एड देखे होंगे या पिया भी होगा। तो बिस्लेरी वॉज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर इन इंडिया। तो जैसे ही मिनरल वाटर्स का इस्तेमाल शुरू होता है, इंट्रोडक्शन शुरू होता है हमारे देश में, तो उसका फायदा उठाते हुए बिस्लेरी ने एक मार्केट में अच्छा खासा अपना पकड़ बना लिया। इसमें किस इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की बात की गई है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, या फिर है आइडेंटिफाइंग थ्रेट एंड गेटिंग वार्निंग सिग्नल्स, उसके बाद है हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, और है उसके बाद हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे जो बात बोली गई थी वो यही थी कि बिस्लेरी ने उस मौके का फायदा उठाया और साथ ही साथ सबसे पहले उस कंपनी ने लॉन्च करके वो सारा फायदा गेन कर लिया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Name the type of organization which is deliberately designed by top management to achieve common organizational objective। आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है, याद करा दो आपको। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं तो जवाब डिविजनल या आपका हो सकता है फंक्शनल, ठीक है। लेकिन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं तो इसका मतलब होता है फॉर्मल या इनफॉर्मल। ये इसमें छोटा सा हिंट होता है, तो आपको वही पिक करना था जिसको डेलिबरेटली डिजाइन किया जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो देखिए टॉप मैनेजमेंट आपको फॉर्मली काम करने के लिए कहता है, ना कि इनफॉर्मली। इसलिए जवाब फिर से ऑप्शन ए ही है, यानी कि सॉरी ए नहीं, ये तो इनफॉर्मल है। जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जिसको जानबूझकर टॉप मैनेजमेंट बनाता है और जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एमसीक्यू है। टू नो द इमोशंस एंड वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड। तो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं कई तरह के, आपने पढ़े हैं। उनमें से किस टेस्ट में हम किसी भी कैंडिडेट के इमोशंस और वैल्यूज का पता लगा सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट तो आईक्यू के लिए होता है। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड में यानी आपके वर्क में एफिशिएंसी को जानने के लिए होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ये आपको जानने के लिए होता है, आपके बारे में पता लगाने के लिए। इसका मतलब इसी के मदद से आप जान सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का, जो फ्यूचर में आपका बनेगा एम्प्लॉय, उसके इमोशंस कैसे हैं या उसको उसकी वैल्यूज कैसी हैं। यानी आपका जवाब था ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ब्लैंक है यहां पर। इज एनी एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन, सॉरी यहां पे एनी गलती से लिख गया है, वो एन होगा।
डैश इज एन एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है या इंटरप्शन आता है, वो क्या कहलाता है इन सब में से? मीडिया, एनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर नॉइस? तो बताना चाहेंगे। नॉइस वो आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब इन चीजों से होता है किसी भी तरीके से आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम आए, दैट इज कॉल्ड नॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीजेस द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। देखिए उस कॉन्सेप्ट का नाम आपको बताना है पहचान कर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को इंक्रीज करता है विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बदलता है या बदलने से इक्विटी शेयर होल्डर को अल्टीमेटली फायदा मिलता है। ये कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है? तो ये हमारा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये है आपको जो यहां पर बताना था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बन जाता है सी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगला क्वेश्चन, सेबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सेबी को इनमें से और किस नाम से जानते हैं आप? वॉच बुल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, वॉच बियर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, वॉच डॉग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड नन ऑफ दीज। तो बता दें सेबी को हम वॉच डॉग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये सेफ गार्ड होता है स्टॉक मार्केट का, इसलिए वॉच डॉग कहा जा सकता है इसको। चलिए सारे एमसीक्यूज हो गए हैं। बड़े क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का लिया है मैंने, एक ब्लैंक है। इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, अपने एम को अचीव करते हैं इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। बोला गया है कि आइडेंटिफाई करना वो प्रोसेस जो यहाँ पे बताया गया है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करने कोई भी 3 फीचर्स जो इस आइडेंटिफाइड प्रोसेस के हैं। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आइए फटाफट इसका आंसर देखते हैं अपने इस आंसर की से। देखिए ये रहा सारे आंसर्स जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देना ताकि आप लोग इसको देख सकें। चलिए आ गए हैं 9th क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले पार्ट का जवाब है द गिवन प्रोसेस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन ही मैंने रखी थी और कुछ नहीं, यानी कि जवाब है आपका द गिवन प्रोसेस इज मैनेजमेंट। तो 1 नंबर आपको इसे आइडेंटिफाई करने पर मिल जाते हैं। बाकी एक्सप्लेन करने हैं कोई भी 3 फीचर्स इनमें से, जो कि बुक में मोस्ट प्रेफरेबली आपको हर जगह मिल जाते हैं, और रोज की तरह मार्किंग वही रहेगी, हाफ फॉर हेडिंग एंड हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन। गोल ओरिएंटेड होता है, ऑल परवेसिव होता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है 3 होते हैं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन भी होता है। तो ये हैं सारे बेसिक और की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से आप बेस्ट 3 जो आपको याद हो आप लिख सकते हैं और विद एक्सप्लेनेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और वो है एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय लेबलिंग। लेबलिंग, पैकिंग, ये सब आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो लेबलिंग के कोई भी फंक्शंस, कोई 3 फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं वो आपको बताने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैंने सारे फंक्शंस लिस्टेड कर दिए हैं। अब आपको उसको लिखना है, हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। पहला आता है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। लेबलिंग आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। देन इट स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, यानी लेबलिंग ये भी बताता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, यानी एक तरह से इंग्रेडिएंट्स। देन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लेबलिंग आपको ये भी पहचानने में मदद करता है कि प्रोडक्ट क्या है। देन इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग देखते हैं लेबलिंग में एक हमें स्टिकर मिल जाता है ब्राउन या फिर ग्रीन, ये भी हम लेबल के मदद से समझ पाते हैं कि ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है। अच्छा अगला आता है आपका प्रमोट सेल्स। लेबलिंग की मदद से प्रमोशन अपने आप हो जाता है प्रोडक्ट्स का, जिसके वजह से सेल्स बढ़ जाता है। एंड लास्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो सरकार की तरफ से, एक्ट के तरफ से, लॉ के तरफ से जरूरी चीजें बतानी होती ही हैं उस प्रोडक्ट के साथ, वो आपको बताना जरूरी होता है, और जिसको हम लेबलिंग की मदद से बता पाते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शंस जिनमें से आपको कोई 3 लिखने थे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए फटाफट रिकैप करते हैं आज के हमने बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट में क्या क्या चीज रिवाइज किया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट से लेबलिंग के फंक्शंस को पढ़ा। इसके अलावा हमने मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके फीचर्स को डिस्कस किया। सेबी को वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ये जाना हमने। देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट पहचाना हमने। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर नॉइस को आइडेंटिफाई किया हमने। देन सिलेक्शन टेस्ट के अंदर से पर्सनैलिटी टेस्ट को आइडेंटिफाई किया हमने। देन ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के अंदर से हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना सीखा हमने। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पहचानना सीखा कि क्या इंपॉर्टेंस था यहाँ पर।
देन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन को भी के भी फीचर्स को एक तरह से हमने जाना है या मीनिंग को जाना है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो खत्म होता है, थोड़ा लेंथी जरूर था। कल भी 15 मार्क्स का ये वीडियो रहेगा, तो बने रहे चैनल पर। अगर आपकी प्रिपरेशन में इससे मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।